भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 31 दिसंबर को प्रारंभ हुआ। यह युद्धाभ्यास नेपाल के सलमंडी में 13 जनवरी तक चलेगा। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास का यह 18वां संस्करण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज किताब का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास इसमें दर्ज है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। 1 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। बिहार के बक्सर में नदी संरक्षण के लिए समिति ने 257 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी प्रदान की। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। इनमें से 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। 34 प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें से 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। ये पुरस्कार 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी में दिए जाएंगे। दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए सुभाष राणा पैराशूटिंग के लिए, दीप्ति देशपांडे शूटिंग के लिए, संदीप सागवान हॉकी के लिए पुरस्कृत किए जाएंगे। वहीं एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए, अरमांडो कोलाको फुटबॉल के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। वर्ल्ड नंबर शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने रूस के इयान नेपोनियाची नेपो सन वर्ल्ड विंटेज चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक मेडलिस्ट हंगरी की एग्नेस कैलेटी का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कैलेटी ने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जिम्नास्टिक में 1 गोल्ड समेत 4 मेडल तथा मेलबर्न ओलंपिक में 4 गोल्ड समेत 6 मेडल जीते थे। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर को 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, भारत में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है और यह संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण था और पश्चिम बंगाल ने इसे 33 बार जीता है। यमन में स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या को लेकर सजाए मौत का सामना कर रही केरल निवासी नर्स निमिषा प्रिया की मदद के लिए भारत सरकार आगे आई है। 2008 में यमन गई निमिषा के क्लिनिक में साझेदार मेहदी द्वारा हिस्से की कमाई ना देने पर और पासपोर्ट ना लौटाने पर निमिषा ने उनकी हत्या कर दी थी। भारत की आर वैशाली ने विश्व विल्टेज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं जू वैन जुन ने हमवतन लेई टिंग जी को हराकर विश्व खिताब जीता। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने आधिकारिक तौर पर मौत की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया है। राष्ट्रपति एमरसन मनगवा ने संसद में इससे जुड़े विधेयक पारित होने के बाद इसे इस सप्ताह मंजूरी दे दी। इसके पीछे वजह यह है कि एक समय पर कोई भी सरकारी जल्लाद का काम करने के लिए तैयार नहीं था। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अर्थात ONOS योजना लॉन्च कर दी है, जो छात्रों और शोधकर्ताओं को सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से विश्वस्तरीय जर्नल्स और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगी। योजना के पहले फेज में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मैनेजमेंट, गणित और सामाजिक शास्त्र आदि जैसे विषयों में 13,400 से ज्यादा जर्नल्स को शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के रास्ते यूरोप जाने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। कल रूस की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गाज़प्रोम और यूक्रेन के बीच पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करने का समझौता अब टूट गया है। यूक्रेन के मुताबिक इससे रूस को वित्तीय नुकसान होगा। गाजियाबाद में देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हरीश चंद्र शुक्ला उर्फ काक का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनका पहला कार्टून 1967 में दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हुआ था। हाउलैंड और बेकर द्वीप 2025 में प्रवेश करने वाले आखिरी स्थान हैं। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में स्थित
इन दोनों स्थानों ने 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे 2025 में प्रवेश किया। वहीं भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश किरवाती नए साल 2025 में प्रवेश करने वाला पहला देश बना है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने से करीब 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 12 सील बंद कंटेनर ट्रकों में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र ले जाया गया। यहां यह कचरा 3 महीने के अंदर नष्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए में मिलता रहेगा। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3,850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 59,516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लगा। जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने बुर्के पर बैन लगाने के पक्ष में वोट किया था। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1,000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स तक पहुंच आसान बनाना है। इससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए 30 से ज्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस योजना का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी के अंतर्गत आता है। आईएएस ऑफिसर भुवनेश कुमार ने 1 जनवरी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ का कार्यभार संभाला। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजीकरण का आदेश दिया था। इसने दुनिया के कई देशों पर राज किया और इसके पास टैक्स वसूलने का भी अधिकार था। चाय से लेकर कपड़े तक लोग इसी कंपनी का इस्तेमाल करते थे।